बच्चों, कैसे हैं आप लोग? शुरू करें क्लास 10 का चैप्टर। हमारा लाइफ प्रोसेस जो चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज मोस्ट प्रोबेबिलिटीज को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था और वहां से एक छोटा सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि लिम्फ क्या होता है और उसके क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, और मैंने जो आपको नोट दिया उसके पेज नंबर 8 से मैं शुरू करूंगा। कहते हैं कि व्हाट इज लिम्फ। मैंने आपको बताया था कि सेल्स होती है ना, सेल्स के आसपास जो कैपिलरीज घूमती है ना, तो कैपिलरीज तो घूमती है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें तो क्या जाता है, ब्लड। लेकिन ये दो सेल के बीच की जो जगह है ये यहां पर होता है लिम्फ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, लिम्फ होता क्या है बेटा? ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लोटिंग का काम करती है, पता है आपको, और प्लाज्मा। लिम्फ भी ऐसा ही होता है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ में आरबीसी नहीं होती, डब्ल्यूबीसी मोर अमाउंट में होती है, प्लेटलेट्स नहीं होता, और क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, तो ये है। अब आरबीसी नहीं है तो ये कलरलेस हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके लिए, जिसके पास नोट्स है वो नोट्स में से देख लेंगे, बाकी के लिख लेंगे। लिखिए, लिम्फ इज अ कलरलेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ इज अ कलरलेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसी को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर, को हम इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ इज अ कलरलेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। जिस तरह से ब्लड का प्लाज्मा होता है वैसा ही होता है ब्लड प्लाज्मा, बट कंटेन नो आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसमें ना आरबीसी मिलती है ना प्लेटलेट मिलता है, नो आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, लार्ज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड लेस प्रोटीन, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि लिम्फ होता क्या है। अब बात करते हैं लिम्फ के फंक्शन। ये क्या करता है, यहां से इस जगह से वाटर है तो वाटर को एब्जॉर्ब करके किसमें डाल देता है? फिर से ब्लड में डालता है, क्योंकि हमें तो वाटर की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो ये वाटर हो गया और यहां से प्रोटीन हो गया, उसको निकाल करके किसमें डालता है? ब्लड में डालता है। तो इसका ये काम है। दूसरा, इसमें डब्ल्यूबीसी होने की वजह से अगर आपके पास कहीं भी चोट लगती है तो सबसे पहले लिम्फ बाहर आता है, क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा है, वो बैक्टीरिया को किल कर देगा। इसीलिए बैक्टीरिया किलिंग का भी काम करता है। तो लिख लीजिए इसके फंक्शन में, नंबर 1, इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड। इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड, ब्रैकेट में लिखिए वाटर एंड प्रोटीन, वाटर एंड प्रोटीन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ये कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वाटर और प्रोटीन को फिर से कहां डाल देता है? ब्लड में डाल देता है, बैक इनटू द ब्लड। नंबर 1। नंबर 2, इट किल्स या ईट्स, इट किल्स और ईट्स harmful microorganisms and foreign particles, harmful microorganisms and foreign particles। और आपको याद होगा इंटेस्टाइन में, जब आपको याद है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जहां पे माइक्रोविलीज थी, तो वहां से फूड को एब्जॉर्ब भी यही करता है लिम्फ, तो वो भी इसका फंक्शन है। लिख लीजिए, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये तो था हमारे पास एनिमल में। अब हम बात करते हैं प्लांट। तो बेटा, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत पड़ती है? ठीक है, ये समझने वाली बात है। यार बेटा, चक्कर ये है कि पेड़ जो होते हैं, जैसे ये लीफ है और ये हमारे पास यहां पर सॉइल है
और यहां इसकी रूट है। तो लीफ क्या है? लीफ को हम बोलते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन। दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। रूट से आप काफी चीजें ले लेते हो, आप इससे वाटर ले लेते हो, मिनरल्स ले लेते हो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी कई बार ले लेते हो। तो ये सारी चीजें वहां तक पहुंचनी जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे भी तो फूड बनता है, उसको भी तो नीचे लेके आओगे, इसीलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है। 2 चीजें हमने बोली कि यहां से वाटर जाता है और वहां से फूड आता है। फूड के आने को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये कैसे होता है और वाटर को कैसे लेके जाया जाता है, ठीक है। तो अगला हम समझते हैं, लिख लीजिए हेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखिए दिन में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल रहती है इसकी याद करने के लिए। सपोज कीजिए ये आपके पास ब्रांच है कोई और यहां पर कोई लीफ लगी हुई है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास सॉइल है, सॉइल के बीच में पानी है, तो ये रूट हेयर्स। तो क्या होता है बेटा, यहां पर जो सेल्स है, सपोज करो ये इसकी सेल्स है, जैसे ही पोर खुलता है सनलाइट इस पर पड़ती है और यहां से वाटर निकल जाता है। वाटर निकल जाने को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब जैसे ट्रांसपिरेशन हुआ, यहां से पानी निकल गया, तो इसको पानी की डिमांड बढ़ गई, तो यहां से पानी इधर आता है, फिर यहां से पानी इधर आता है, यहां से इधर, और इस तरह से पूरा ब्रांचेस से लेकर के स्टेम तक, स्टेम से लेकर के रूट तक, ये क्या है? जाइलम। जाइलम की जो सेल्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो इस तरह से ये वाला इससे, ये वाला इससे, 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 इस तरह से पानी यहां आता है, और फिर जैसे इस सेल में पानी कम होता है यहां से ले लेता है। तो इस तरह से पानी यहां से होता हुआ ऊपर तक चला जाता है। इसको यहां पर एक वर्ड यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी की कमी होती है, जिससे एक सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेटरी पुल। तो ट्रांसपिरेटरी पुल की वजह से ये वाटर की डिमांड आगे सेल्स तक कंटिन्यू कर दी जाती है, फिर सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ये पानी पूरा कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बन जाता है। किसका? जाइलम के चैनल्स होते हैं। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ड्रॉ हो गया, बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, नोट्स में भी मैंने दे दिया है कि सर नाइट में कैसा होता है। तो पहले तो हमने डे में बताया, अब नाइट। अब नाइट में क्या होता है बेटा? ट्रांसपिरेशन तो नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह का ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पुल आता है, जिसकी वजह से पानी खिंचता है, वो तो चला गया। बट रात के टाइम पर बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्लांट में नहीं होती, इसीलिए इसको पानी की इतनी जरूरत होती नहीं है। तो रूट प्रेशर डेवलप होता है, और रूट प्रेशर की वजह से ही पानी ऊपर तक चला जाता है। कम जाता है पर ठीक है, कम चल जाता है। तो नाइट में हम बात करेंगे, पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है? रूट प्रेशर करता है, ठीक है। चल, और अगला क्वेश्चन ये है कि भाई रूट में, जैसे ये रूट है, ये रूट की सेल्स है ना, ये रूट का फाइबर है, और ये आसपास में सॉइल है जिसमें पानी है। कि ये बोलता है कि बताइए रूट के अंदर पानी कैसे जाता है? भाई सीधी सी बात है, ऊपर से खींचा, तो जैसे पानी इधर आया, जैसे पानी इधर आया, तो यहां पर पानी की कंसंट्रेशन, रूट की जो सेल्स होती हैं टिप पर, उसमें पानी की कंसंट्रेशन और सॉइल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन, दो जगह की बात है। सॉइल वाला पानी और रूट के अंदर का पानी, इन दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, और इस डिफरेंस की वजह से ही पानी अंदर की तरफ जाता है। ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में। ये तो पानी का हो गया, अब फूड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है देखिए इसको भी आप ये समझ लीजिए
कि फूड कौन बनाता है, पहले तो ये बताइए। फूड बनाता है लीफ, ठीक है। तो लीफ बनाएंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज को चेंज कर देते हैं सुक्रोज में। अभी सुक्रोज क्या होता है, जाता है सेल्स में और इस तरह से ये फ्लोएम लेके जाता है। फ्लोएम में सीव सेल्स होती है ना, तो सीव सेल्स इसको आगे की तरफ लेके जाती है। जैसे ही सुक्रोज बनता है वो फ्लोएम को दे दिया जाता है, उसमें कुछ एनर्जी भी यूज होती है, एटीपी भी खर्च होता है। और जैसे फूड यहां पर आ जाता है, अब यहां पर क्या है, पानी और फूड। यहां पर पानी है, यहां पानी है, यहां पानी है, ठीक है। यहां फूड है, यहां फूड नहीं है। तो यहां पे जैसे फूड आ गया, फूड आने से यहां पर और यहां पर, तो यहां पर फूड नहीं है, यहां फूड है। यहां पर पानी कम है, यहां पानी ज्यादा है ना। यहां पानी ज्यादा है क्योंकि यहां फूड नहीं है। तो इसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर से ये फूड नीचे की तरफ आता है। फिर ये फूड और नीचे आता है, फिर ये और नीचे आता है, फिर ये और नीचे आता है, इसलिए फ्लोएम में आगे तक ये फूड चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। द फूड लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज नहीं जाता, ग्लूकोज बनता है फिर उसको सुक्रोज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। आंसर लिखिए, द फूड लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इन फ्लोएम टिश्यू। ये फ्लोएम टिश्यू है, इन फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी और एटीपी, ठीक। एनर्जी, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। दिस इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा एक वर्ड बार बार आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने ऑस्मोसिस हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं। बाकी ऑस्मोसिस में सिंपल ये समझ लीजिए कि जैसे दो सेल है, यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर पानी कम है, तो ऑस्मोसिस बोलते हैं कि पानी इधर चला जाता है जहां पर पानी कम है, ठीक है। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल सिंपल सा ये है। तो मैंने ये समझाया था कि ये सेल्स जो होती हैं फ्लोएम की इस तरह से अटैच होती हैं। जैसे ही ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज सुक्रोज में चेंज होता है और ये सुक्रोज इसमें आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर सुक्रोज आ गया, इस पर पानी, आसपास की जो सेल्स होती हैं, बेटा ये थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा, आसपास की सेल से पानी इसमें आता है और उसी प्रेशर से ये फूड आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाता है। इसको इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज सुक्रोज में चेंज हुआ और एनर्जी खर्च हुई, एटीपी खर्च हुई, जिससे फ्लोएम की टिश्यू में आ गया। अब इसके यहां पर आने से प्रेशर डेवलप हो गया, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वो कैसे डेवलप होता है, आसपास की सेल से पानी इसमें चला जाता है जैसे यहां फूड आएगा और उस प्रेशर से फूड आगे की तरफ बढ़ता है। अभी आपको क्लियर समझ, तो लिख लीजिए आंसर। द फूड लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इन फ्लोएम टिश्यू using energy from ATP। यहां तक लिखिए, this increases osmotic pressure of the tissue causing, अब इससे क्या होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, अब इससे क्या होगा, वाटर इसमें चला जाएगा आसपास की सेल से, causing water to move into it, जिसकी वजह से वाटर इसके अंदर चला जाता है। This pressure moves the material in the phloem. This pressure moves the material in the phloem to the tissue which have low pressure. Full stop. This allows phloem to move materials according to the plant's need. अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। एक बार फिर से समझते हैं, फिर से एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं और इस बार आपको शायद और अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए ये आपके पास लीफ है, ठीक है। तो बेटा लीफ में क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में चेंज होता है, सुक्रोज। और सुक्रोज सबसे पहले फ्लोएम की सेल में आता है। ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम की टिश्यू में सेल्स है। जैसे ही सुक्रोज यहां आता है, इसमें एनर्जी खर्च होती है एटीपी से और आसपास की सेल से यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है ना। सुक्रोज यानी कि फूड के यहां पर आते ही यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी इसमें आ जाता है।
और जैसे वाटर इसमें आएगा इसमें और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और ये फूड यहां से बढ़ करके यहां चला जाएगा, फिर आसपास की सेल से पानी इसमें चला जाएगा और उस प्रेशर से और ही नीचे आएगा। इस तरह से फूड आगे तक ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, जो कि फ्लोएम की वजह से होता है। ठीक है, चल ओके तो ये था प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन। एक था पानी को कैसे लेके जाते हैं, दिन में ट्रांसपिरेटरी पुल से कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल बनता है और रात में रूट प्रेशर से जाता है। और फूड को ले जाने के लिए जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें हमारे पास सुक्रोज बनता है, सुक्रोज टिश्यू में चला जाता है फ्लोएम का, जिससे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और आसपास की सेल से पानी इसमें चला जाता है और उसी प्रेशर से फूड यहां पर आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। लिख लीजिए एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। ठीक है, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। देखिए पहले तो बात ये समझिए कि हमारी बॉडी में हमें जिंदा रखने के लिए कई सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें कई सारे वेस्ट बनते हैं। वो वेस्ट अगर बॉडी में रह गए तो दिक्कत है, तो वो बाहर निकलते हैं। कौन कौन से वेस्ट, जैसे स्वेट की फॉर्म में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट बनता है वो निकल जाता है और इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। तो कुछ तो स्वेटिंग की वजह से निकल जाता है, कुछ आप कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से निकल जाता है। बट नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन वाले जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, उनको बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है और वो हमारे पास अलग से मेजर पार्ट हो जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, एक्सक्रीशन ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना भी एक्सक्रीशन है। इजेशन जो करते हैं हम सुबह सुबह जो स्टूल निकलता है वो भी हमारा एक्सक्रीशन है। बट एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम बात करते हैं, जो मैक्सिमम हमारा जो नाइट्रोजन बेस्ड जो मॉलिक्यूल निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे एक्सक्रीशन से, यानी कि पानी से, यानी कि यूरिन से। वो कैसे होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम समझते हैं कि है क्या चीज है। हमारे पास भगवान ने 2 किडनी दी है। ठीक है, अगर डॉक्टर ने नहीं निकाली तो 2 रहती है हमारे पास। ठीक है, डॉक्टर निकाल देता ना, तो 2 किडनी है। तो किडनी हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा पीठ की तरफ होती है 2। ठीक है, और उनके डायग्राम में बोल देते ऐसे, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे पास 2 किडनी होती है। हमारे अंदर राइट वाली किडनी हल्की सी ऊपर होती है, हल्की सी। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, हमारे पास ऊपर से, याद है एरोटा, याद है जो पीछे से ऐसे करके ऐसे हाथ से ऐसे करके ऐसे निकाली थी हमने, तो वो एरोटा आगे की तरफ बढ़ती है और कई सारी ब्रांचेस में बढ़ती जाती है। तो वहीं से एक आर्टरी में मान लेता हूं कि यहां तक आई है, ये ब्लड लेकर के आई है, इसकी एक ब्रांच जाती है किडनी में। किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है उसको हम रीनल बोलते हैं। जैसे हार्ट से रिलेटेड चीजों को हम कार्डियक बोलते हैं और ये लंग से रिलेटेड चीजों को हम पल्म बोलते हैं। इसीलिए हम किडनी, ऐसे ही किडनी से रिलेटेड चीजों को हम बोलते हैं रीनल। तो इसका नाम होता है हमारे पास रीनल आर्टरी, और ये ब्लड को ले जाती है। फिर ब्लड अंदर जाकर के छन जाता है, उसमें से यूरिन बन जाता है और फिर ब्लड हमारे पास वापस आ जाता है यहां से इधर की तरफ ऐसे मार। और जो दूसरी डक्ट, ये ब्लड ला रही है, तो दूसरी डक्ट जो है वो ब्लड को वापस ले जाएगी और इसको हम बोलते हैं वेन। तो ये हो गई हमारे पास नीचे वाली रीनल वेन, और ये ब्लड वापस ले जाएगी लंग्स की तरफ। ऐसे यहां पे भी इसकी है ना, इसको मैं रेड से बना दूं, है मेरे पास रेड। तो जो ये वाली है रेड वाली, ये तो ब्लड ला रही है इस तरह से, और इसकी एक ब्रांच ऐसे भी जाएगी किडनी में इस तरह से। ठीक है, और ये ब्लड यहां पे जाएगी, फिर अंदर ब्लड छनेगा और जो बचेगा
अनवांटेड मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वो यहां से निकल करके वापस इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास रीनल आर्टरी और ये हो गई रीनल वेन। क्लियर है? एक जो ब्लड ला रही है उसने इसको दिया, यूरिन बन गया, फिर वापस से ब्लड ले जाएगी। ठीक है, और ये रीनल वेन। और फिर क्या होता है, यहां पर जो भी यूरिन बनता है वो यहां से बाहर निकलता है इस तरह से, नीचे की तरफ बॉडी में आता है इस तरह से। इसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर आगे जाकर के कंटिन्यू होता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। ये है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर से ये बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में मसल्स होती हैं, डार्टोस मसल्स होती हैं, फिर नाम तुम्हें याद रखना जरूरी नहीं। ठीक है, आगे तो इस तरह से हमारे पास आगे की तरफ यूरिन बनता है। एक बार फिर से समझते हैं, ये है डायग्राम किडनी का यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का। हार्ट से एरोटा चलती है, वो बढ़ते 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 जब बॉडी के यहां वाले सेक्शन में आती है तो इसकी एक ब्रांच रीनल आर्टरी इसको ब्लड देती है, इसमें से ब्लड छन जाता है और वापस वेन में चला जाता है। सिमिलरली इसके साथ होता है, इसको ब्लड दिया जाता है, छन जाता है वापस, और जो ब्लड छना है, जो यूरिन बना है, वो यूरेटर से होता हुआ यूरेथ्रा में जाता है, यूरेथ्रा में स्टोर हो जाता है, और फिर जब भर जाता है तो ये बॉडी के बाहर यूरेथ्रा आगे जाकर के जेनिटल ऑर्गन से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। अब हम बात करते हैं कि यूरिन बनता कैसे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि यूरिन कैसे बनता है। बेटा अब मैं ये तो कह रहा हूं कि यहाँ पे छन जाता है, छनता कैसे है उसको मैं बताता हूं। यहां पर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक यूनिट जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल, ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो मिनिमम जो बेसिक यूनिट है वो है नेफ्रॉन। यहां पर हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं, लाखों में नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ये नेफ्रॉन हमारे पास ब्लड छानने का काम करते हैं इस तरह से, और जैसे ही ब्लड छन करके यहां आता है, यूरिन बनता हुआ, ये आपस में मिल करके इसको आगे की तरफ यूरिन कलेक्ट करता है, यानी कि ये काम करता है हमारे पास नेफ्रॉन। ठीक है, अब इस नेफ्रॉन से कैसे होता है वो समझते हैं। ठीक है, अब ये मान लो कि 1 मिलियन नेफ्रॉन आपके पास एक किडनी में होते हैं, तो 1 मिलियन ये हो गया। ठीक है, इतने नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं वो हमें समझते हैं। आपसे बोले कि बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है वो हम समझते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझना। सपोज कीजिए ये आपके पास नेफ्रॉन है इस तरह का, आपको याद है रीनल आर्टरी गई थी। रीनल आर्टरी कई सारी छोटी छोटी कैपिलरीज में बढ़ती है, कई छोटी छोटी आर्टरी में बढ़ती है, और ये मैंने माना उसकी एक ब्रांच इस तरह से आ गई। इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। शायद डबल एफ आता है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेंगे, एफरेंट आर्टरी। और यहां से ये आर्टरी आगे की तरफ निकल जाती है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज्यादा ही पतला है, और यहां पर ये कई सारी पतली पतली कैपिलरीज में बढ़ जाती है, और इस चीज को हम बोलते हैं बोवमैन्स कैप्सूल। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं बोवमैन्स ग्लोमेरुलस, इस चीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर नहीं लिखूंगा।
अब जैसे यहां पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, निकलने वाला ब्लड कम होता है, तो ब्लड यहां से छनता हुआ यहां पे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जीएफ, गर्लफ्रेंड नहीं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, और ये आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये जो होता है यहां पर ये डक्ट, ये जो नेक होती है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोवमेंस कैप्सूल। इधर बना देता हूं ना, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोवमेंस कैप्सूल, और ये आगे जाकर के इस तरह से कोयल हो जाता है, इस तरह से। फिर से एक बार कोयल होगा, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है बेटा, ये वाली डग जो होती है ये भी आगे जाकर के 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में पड़ जाती है, और ये क्या करता है, ये इसको इसके चारों तरफ से घेर लेता है, इसलिए बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसको चारों तरफ से ऐसे करके ऐसे इसको लपेट दीजिए। अब डायग्राम थोड़ा सा देख के बनाना, और ये सब आपस में मिल करके आपके पास फिर से रीनल वेन बना देते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए बेटा कि यहां से लेकर के जैसे आप यहां से चलोगे और ये आगे की तरफ कंटिन्यू कर जाएगा, हमारे यूरिन में से, यहां से यूरिन बनना शुरू हो गया, जो भी यूजफुल पार्ट है वो सब स्टोर छन करके इस ब्लड में डाल दिया जाता है, इस ब्लड में। ये देखिए, यहां से छनेगा इस ब्लड में आ जाएगा, यहां से छनेगा इसमें आ जाएगा, यहां से छनेगा इसमें चला जाएगा। मैक्सिमम तो हम ये मान लीजिए कि पानी को ही छानते हैं। ये जो पहला वाला कोइलिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं पीसीटी। और जो यहां से लेकर के ये पार्ट चल रहा है, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला फिर से कॉन्वोल्यूटेड हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम बोलते हैं डीसीटी, ठीक है। तो ओरल क्या है, यहां से वाटर और जितने भी सॉल्ट है आपको चाहिए वो सब इसमें छन छन करके ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं, और ये ब्लड आपका तैयार हो जाता है वापस से वेन में जाने के लिए। और जो भी हमारा इसमें क्या होता है, जो हमें बॉडी को चाहिए वो तो इस रेड वाले में डाल दिया, जो इस बॉडी को नहीं चाहिए वो यहां से यूरिन बनता हुआ आगे बढ़ता है, इस तरह से। तो यहां से ब्लैक वाले पार्ट में कौन जाता है, यूरिन, और यूरिन के अंदर कोई घुल करके आ गया, हमें चाहिए कोई विटामिन तो नहीं आता, बहुत कम चांसेस आ गया, ठीक है। हमारे पास जैसे ग्लोमेरुलर फिल्टर में थोड़ा बहुत प्रोटीन आ गया, हमारे कुछ सॉल्ट आ गए, वो हमें चाहिए, सोडियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, वो सब इस रेड वाली डक्ट्स में डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इन केस यहां से जब ब्लड आया, प्रेशर से यहां छना और ये आगे निकल गया, अगर इसमें कोई ऐसी चीज आ गई जो नहीं छन पाई है, वो यहां से डीसीटी में फिर से इसमें डाल दी जाती है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक इस ब्लैक वाले में से रेड वाले में जा रहा था, यहां क्या हुआ, रेड वाले से ब्लैक वाले में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। यहां पे जितना एब्जॉर्ब हुआ और जो बच गया वो यहां से फिर से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डीसीटी में जाता है, और ये आपका ब्लड बनकर के यहां पे तैयार होता है, जो आगे जाकर के आपके पास यूरेटर से होता हुआ बॉडी के बाहर, ये क्या नाम से, यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपका बेसिक होता है। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं। एक लाइन टू लाइन समझाता हूं। Each kidney possesses about 1 million structural, functional and filtration unit called nephron. The waste material along with blood, जो भी waste material है वो ब्लड के साथ आता है,
with blood capillary कहा गया the waste material along with blood is brought to the kidney, किडनी के पास आया, रीनल आर्टरी से आया किडनी के पास, ठीक है, by the renal arteries blood is filtered out from the blood capillaries। अब ये जो ब्लड आया है ये ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज है, यहां से इसको छान लिया जाता है। तो कहते हैं ब्लड इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द बोवेन कैप्सूल, ये बोवेन कैप्सूल में आ गया। एज द फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट, और जैसे जैसे ये ट्यूबुलर पार्ट्स में आगे की तरफ बढ़ता जाता है, एज द ब्लड पासेस थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यूजफुल प्रोडक्ट, जो चीजें हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज, इसको एब्सॉर्ब करके रेड वाली में डाल दिया जाता है। ये क्या है आपके पास, ब्लड कैपिलरीज है, ये रेड वाली जो भी हमने बनाई है, ठीक है, एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, जिन्होंने नेफ्रॉन को घेर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन क्या करता है, ड्रेन्स, नेफ्रॉन ड्रेन कर लेता है, खींच लेता है द वेस्ट इनटू अ स्पेस इनसाइड द किडनी। अब देखिए क्या हो रहा है, अब किडनी में क्या होता है, ये आपका नेफ्रॉन है, ये मैंने आपका एक नेफ्रॉन बना दिया, ये घूमता घामता घूमता घामता इस तरह से बन गया, और यहां से आपका बन गया और यहां से निकल गया। तो क्या होता है, ये बोलता है यहां से आते हुए इसको किडनी में जो स्पेस होता है वहां पर ले करके आया जाता है। द नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन ड्रेन्स द वेस्ट इनटू द स्पेस इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर एक स्पेस होता है वहां पर ले आया जाता है, लीडिंग टू द यूरेटर, और ये कहां चला जाता है, यूरेटर में, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होता हुआ बॉडी के बाहर आ जाता है, ठीक है। ओके, हाँ, तो इस तरह से यूरिन बनता है। अब कहता है कि यूरिन रेगुलेट कैसे होता है, बेटा हमारे पास दो हार्मोन है, एक है पीटीएच, एडीएच, हाँ, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और ये होता है पैराथार्मोन। बेसिक समझ लेना, इतना सिलेबस में नहीं है, इसका नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। देखो ये जो एडीएच होता है, समझना, अगर एडीएच आपके पास ज्यादा है ब्लड में तो क्या होगा, मोर वाटर इज एब्सॉर्ब्ड, तो ज्यादा पानी एब्सॉर्ब कर लेगा, तो ज्यादा पानी ब्लड कैपिलरीज में चला गया तो जो यूरिन आएगा वो कैसा हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा। ये मेन चीज है। सपोज करो, अच्छा एडीएच आपके ब्लड में ज्यादा है तो ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और आपका यूरिन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। बट अब ये जो एडीएच हार्मोन होता है ये पानी से इफेक्ट होता है। कैसे, अगर मैंने ज्यादा पानी पी लिया तो एडीएच कम हो जाएगा, एडीएच कम हो जाएगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और यूरिन में पानी ज्यादा जाएगा और यूरिन आपका बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड जाएगा। इसलिए जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन ज्यादा आ जाता है। लेकिन अगर हमने पानी कम पी लिया तो हमारी बॉडी को पानी चाहिए, तो पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए एडीएच बढ़ जाता है और आपके पास पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और मोर कंसंट्रेटेड यूरिन आता है। तो आंसर देख लीजिए मैंने कैसे फ्रेम करा है। तो इसका है द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब्ड, यहां पर ये सब यहीं पर होता है, डीएच ये क्या होता है, एडीएच हार्मोन और पीटीएच यहीं पर निकलते हैं, ठीक है। तो कहता है द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब्स डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी, कि ये डिपेंड, कितना वाटर एब्सॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर कितना वाटर है। चलिए, एंड हाउ मच डिसॉल्व्ड वेस्ट इज देयर टू बी सिक्रेटेड, और कितना हमें जो वेस्ट है निकालना है, ठीक है। अगर पानी कम है हमारी बॉडी में तो पानी ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड यूरिन जाएगा। चलिए, तो ये है हमारे पास, मेरे हिसाब से यही चीजें हैं। बाकी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो वैसे बायो का चैप्टर यहां पर पूरा का पूरा खत्म हो गया है। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, नोट्स मैंने आपको दे दिए, एक बार ढंग से पढ़ लेना और डाउट्स ग्रुप में पूछ लीजिए। वरना इसके बाद इस चैप्टर शुरू करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, जो कि टफ चैप्टर है, कईयों को फिजिक्स में दिक्कत आई होगी। लॉकडाउन का भरोसा नहीं, मैं सोचा था लॉकडाउन खुल जाएगा तो थोड़ा सा जल्दी करा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सामने बैठ करके पढ़ाने वाली चीज है।
ठीक है, अभी आप एनसीईआरटी लेकर के और नोट्स लेकर के इनको एक बार ढंग से कर लीजिए। ठीक है, अब आगे की क्लास में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन सारे ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, कि व्हाट्सएप पे लिख दीजिए कि सर मुझे इस पेज नंबर की ये लाइन या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं उन सबको इकट्ठा करके आपका एक लेक्चर और बना दूंगा और उसकी वीडियो यहाँ डाल दूंगा, तो आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर डाउट नहीं निकले तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। नोट्स पूरे पढ़ने, 1-2 लाइनें मैंने छोड़ रखी नोट्स में, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए।